निकालिए। अभी हम लोग लगभग 40 मिनट जो है इस 75 नंबर यानी कि 75 नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, 25 नंबर का आप लोगों का जो प्रायोजना का आता है वो आप यह मान करके चलिए कि उसकी परीक्षा आपने दे दी या दे देंगे, और यदि आप प्रतिभावान छात्र की श्रेणी में आते हैं तो यकीन मानिए आपने उसका पूरा का पूरा मार्क्स अर्जित कर लिया है। इसलिए उस पर ध्यान केंद्रित न करते हुए आप लोग अपना पूरा ध्यान जो है इस 75 नंबर पर लगाइए। संस्कृत विषय में 75 में 75 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप लोग थोड़ा सा ब्लूप्रिंट देखिए, 3-4 चीजें होती है। पहले आप लोगों का पाठ्यक्रम, ठीक है, उसके बाद आप देखिए ब्लूप्रिंट, ठीक है, और उसके बाद आप देखिए प्रादर्श प्रश्न पत्र या गत वर्ष के प्रश्न पत्र। ये 3 चीजें जो है काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए जो आपका पाठ्यक्रम है गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष का पाठ्यक्रम आप लोगों का छोटा हो गया। सबको पता है कि नहीं पता है? सबको पता है। आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में 13 पाठ में से 5 पाठ इस वर्ष नहीं है, और कुल कितना बचा उसके बाद 8 पाठ बचा। तो 8 पाठ कितना कम होता है? बहुत कम होता है। यदि आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो उस 8 पाठ को पूरी तरह से आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, और परीक्षा में यदि कहीं से भी पूछता है तो आप लोग लिख सकते हैं, और आप लोग लिखोगे। ठीक है, आप लोग लिखोगे। आप ये मान करके चलिए कि 75 नंबर का जो प्रश्न पत्र आएगा उसके सभी प्रश्नों को आपको हल करना है, और पूरे के पूरे 75 में 75 नंबर लाना ही है। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं अभी पूरा आप लोगों को प्रश्न पत्र के बारे में बताऊंगा आधे घंटे। उसके पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं, आप लोग प्रतिभावान छात्र के रूप में यहाँ पर आए हैं, यानी कि 75 में आप लोग 60 नंबर ले ही आएंगे आप लोग 60 नंबर। लेकिन वो जो 15 नंबर और बचता है वहां पर आप लोगों को विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। आप यह ना सोचिए कि आपने 4 घंटा मेहनत किया और 60 नंबर पा गए, और 1 घंटा मेहनत करेंगे तो 75 हो जाएगा। नहीं हो पाएगा ऐसा। 60 से 75 तक पहुंचने के लिए आप 60 के लिए जितना मेहनत करते हैं ना, उतना मेहनत 15 के लिए और करना पड़ेगा। और उसमें भी 70 से 75 के बीच की जो दूरी होती है वो और कठिन हो जाती है। उस 5 नंबर तक पहुंचना जो है थोड़ा और कठिन हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो पाठ्यक्रम आपको पता है कि आपके सिलेबस में इस वर्ष क्या क्या है, यानी कि कौन सा पाठ है और कौन सा व्याकरण का भाग है और कौन सा नहीं है। तो जो नहीं है उसको आप लोग शीर्ष से काट दीजिएगा, व्याकरण खंड का भी, और जो है उस पर आप पूरा जोर लगा दीजिए। दूसरा चीज है ब्लूप्रिंट, मतलब कौन से विषय वस्तु से कितने नंबर का परीक्षा में आता है। ब्लूप्रिंट को यदि आपके समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं, ठीक है, आप तीसरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए इस प्रादर्श प्रश्न पत्र पर। अभी आप लोगों को इस विकासखंड में 3 सेट का प्रश्न पत्र मिला होगा, उसका आप लोग गहन अध्ययन कीजिए। अध्ययन क्यों करना पड़ेगा? आपको प्रश्न पत्र छांटने वाले के मस्तिष्क के पास जाना पड़ेगा और ये पता करना पड़ेगा कि प्रश्न पत्र छांटने वाले कहां से प्रश्न पत्र छांटते, किस किस जगह से प्रश्न को निकाल करके बनाते हैं। तो जब आप प्रश्न पत्र को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस इकाई के इस जगह से ये प्रश्न आया है, तो आप यह मानिए कि उसके आसपास का भी आ सकता है। तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? पूरा को आपको याद करना। ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको लिखा रहा हूं, अभी समय कम है, मैं आपको पूरा पढ़ा नहीं पाऊंगा, लेकिन जो विषय वस्तु आपके प्रश्न पत्र में आने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा मैं जल्दी बताऊंगा। इसलिए आप थोड़ा सा लिखने का प्रयास कीजिएगा और घर में जाकर के उसको फिर समझिएगा, और उसके हिसाब से आप परीक्षा की तैयारी करेंगे तो 75 नंबर का 75 नंबर पूरा आएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप ये भूल जाइए कि 74 भी हो सकता है, नहीं होगा 74, 75 है तो 75 ही आएगा। ठीक है, ऐसा आप लोग मान लीजिए। चलिए लिखिए प्रश्न क्रमांक 1 आपका। प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, जब 1 नंबर आपका प्रश्न रहता है तो वह कितने नंबर का रहता है? 15 नंबर का। लेकिन कैसे रहता है? 5 धन 5 धन 5, इस प्रकार से 15 नंबर का रहता है। यानी कि अ ब स ऐसा रहता है ना। प्रश्न क्रमांक अ क्या रहता है? एक प्रश्न दिए रहते हैं, उसके 4 विकल्प दिए रहते हैं, उन 4 विकल्प में से एक उत्तर ऐसा होता है जो सही होता है ना।
और दूसरा प्रश्न आपका क्या रहता है, खाली स्थान रहता है, और खाली स्थान में भी सबसे बढ़िया बात यह है कि उसका उत्तर वहां पर दिया रहता है। और तीसरा प्रश्न आपका रहता है सही संबंध जोड़िए, उसका भी उत्तर वहां पर दिया रहता है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 जो 15 नंबर का आता है वह प्रश्न तो होता है लेकिन साथ में उत्तर भी दिया रहता है, बस आपको उसको सही उत्तर को लिखना है। ये सही उत्तर कैसे बनेगा, देखिए ये सही उत्तर बनेगा जब आपने आपके पाठ्य पुस्तक के 8 पाठ है ना, जिसमें से 2 श्लोक पाठ है और 6 गद्य पाठ है, आपने देखा है 6 श्लोक पाठ है और 6 गद्य पाठ है। आप जब इन पाठों को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, उसमें जो अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है उसको आप लोग हल कर लेंगे, तो ये जो 15 नंबर के प्रश्न हैं इसमें देखिए ये 6 नंबर का प्रश्न आपका पाठ से आता है, 6 नंबर का पाठ से आता है और 9 नंबर का व्याकरण से आता है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, देखिए व्याकरण को छोड़ देते हो आप। व्याकरण को यदि आप छोड़ देंगे तो फिर 75 नंबर कैसे पाएंगे। और व्याकरण यदि आप पकड़ करके रखते हैं तो पाठ भी आपका आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो व्याकरण के किसी भी हिस्से को कभी भी छोड़ने की सोचना भी मत, चाहे वो कुछ भी रहे, ठीक है। अब इस 6 नंबर का जो पाठ से पूछता है वो कहां से आएगा, जो आपके 8 पाठ है ना उसमें से आएगा। यदि आपने 8 पाठ को अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है, लिख लिया है तो वो बन जाएंगे, उसमें आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्याकरण से जो 9 नंबर के प्रश्न आते हैं आप लिखिए फटाफट, मैं आपको लिखवा रहा हूँ। नंबर 1 वाच्य लिख लो, यही आप लोगों को 75 तक ले जाने में थोड़ा रोक सकता है, लिख लीजिए वाच्य नंबर 1। नंबर 2 उपपद विभक्ति। नंबर 3 संधि। नंबर 4 प्रत्यय। नंबर 5 उपसर्ग। नंबर 6 शब्द रूप और 7वां नंबर आपका है अव्यय। यहां पर देखिए शब्द रूप से आपके 2 नंबर के आएंगे और अव्यय से 2 नंबर के आएंगे, ठीक है। और अब ये कैसे आता है, ये वाच्य में से, उपपद विभक्ति में से, संधि में से। अब देखिए उपपद विभक्ति में से तो और भी प्रश्न आते हैं, लेकिन वैकल्पिक प्रश्न में सही संबंध जोड़ों में हो सकता है या खाली स्थान में हो सकता है या फिर वो 4 उत्तर जो रहता है उसमें भी वो पूछ सकते हैं। यदि आप उपपद विभक्ति है ना आपके कोर्स में इस वर्ष आपका कौन कौन सा है, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी है, उसको मत छोड़िएगा। मैं थोड़ा लास्ट में आपको बताऊंगा क्या क्या थोड़ा कठिन है करके, अभी आप लोग इसको लिख लीजिए। यानी कि आपका संधि में से, प्रत्यय में से, उपसर्ग में से, शब्द रूप और आपका अव्यय में से भी वैकल्पिक प्रश्न का आता है। तो उपसर्ग मतलब उपसर्ग भी आपके कोर्स में है, अब वो पढ़ाऊंगा तो लेट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 अंकों संख्यावाची शब्द। संख्यावाची शब्द इस वर्ष आप लोगों के लिए देखिए क्या है, शब्द रूप नहीं आता, शब्द रूप नहीं आता। शब्द रूप में क्या आता है, वो वैकल्पिक प्रश्न में वो आ जाता है, अलग से नहीं कहता कि जनक तृतीया तीनों वचनों में लिखिए या प्रीति चतुर्थी तीनों वचनों में लिखिए, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। शब्द रूप में से 2 नंबर के आएंगे, लेकिन वो कैसे आएंगे जानते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है आपका एक शब्द रूप, मारे जनक का दिया, जनकेन, जनकेन में खाली स्थान विभक्ति है, और वो क्या विभक्ति होगा, वो वहां पर आप लोगों का जो कोष्टक दिया रहता है खाली स्थान में, या तो वहां पर दे देगा, या जनकेन दिया रहेगा तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति दिया रहेगा सही संबंध जोड़ों में, इस प्रकार से। तो शब्द रूप अलग से लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको याद करना है। और शब्दरूप कम हो गया है, शब्दरूप आप देखेंगे आपके जो पाठ्यक्रम इस वर्ष के उसमें से कम हो गए हैं, ठीक है। कुछ शब्दरूप आपके काट दिए गए हैं। अभी जो आपका शब्दरूप है देखिए, अजंत है 5 लिखेंगे तो लिख लीजिए, जनक है, कवि, शिशु, सखी और प्रीति। जनक, कवि, शिशु, सखी, प्रीति, ठीक है। ये आपका अजंत वाला, इसके शब्दरूप आपको याद करने पड़ेंगे। और नंबर 2 आप लोग का हलंत वाला क्या है, भवत और विद्वस, भवत और विद्वस। और सर्वनाम पद, सर्वनाम शब्दरूप, अस्मद, युष्मद। आपको बता दें कि शब्दरूप में 11 और हैं, वो कट गए हैं,
और बचा कितना, ये आपका कितना हुआ, 9 हुआ ना। 5 आपका अजंत को हो गया, 2 आपका हलंत हो गया, 2 सर्वनाम का हो गया। तो 11 काट करके 9 आपके लिए बचा करके रखा है। तो ये 9 के 9 शब्द रूप आप लोग याद कर लीजिए, इसको मत छोड़िएगा। आप लोग प्राय क्या करते हैं, प्रश्न का उत्तर, निबंध, श्लोक, सूक्ति सब याद कर लेते हो, लेकिन शब्द रूप कठिन है कहा करके छोड़ देते हो। तो आप लोग अगर शब्द रूप को छोड़ दोगे तो फिर कौन बनाएगा उसको। आप यदि शब्द रूप को छोड़ दोगे, जो 100 नंबर लाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं मार्गदर्शन कैंप में, तो फिर 75 नंबर और 100 नंबर के लिए कौन बनाएगा उसको शब्द रूप को, आप ही लोगों को तो बनाना है ना, ठीक है। तो उसको आप लोग मत छोड़िएगा। शब्द रूप को आप पकड़ के रख लिए, उसको आपने याद कर लिया, तो समझ जाइए कि आप जो है यहाँ तक पहुँच सकते हैं। छोड़ना तो वैसे आपको किसी भी चीज को नहीं है। चलिए अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 संख्यावाची 2 नंबर का रहता है। कितने से कितने तक आता है, 101 से लेकर के 150 रहता है ना। यहाँ पे क्या होता है देखिए, सरल तरीका क्या है, मान लीजिए 150 दिया हुआ है, तो 150 तो संस्कृत में क्या हो जाता है, जो हम 50 कहते हैं वो पहले हो जाता है, होता है ना। 50 माने 100 में 50 अधिक है, तो 50 पहले हो जाएगा, और 50 ज्यादा है किसमें, 100 में, तो 50 अधिकम और लास्ट में शतम। लास्ट में शतम आएगा ही आएगा। तो आपको 50 तक गिनती पता होना चाहिए, आपको होगा वैसे। तो 50 अधिकम शतम, अब वहां पर क्या होता है देखना, थोड़ा संधि हो जाता है। जैसे 28 अधिकम शतम, तो क्या हो जाएगा, 28 शतम, देखिए थोड़ा संधि हो जाता है, होता है। तो उसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, कहीं कहीं विवरण भी होगा, तो उसको आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर शुरू के 2 शब्दों में संधि भी हो जाता है। तो ये आप मत छोड़िएगा, इसको पूरा याद कर लीजिए। संस्कृत में बहुत सारी चीजों को याद करना पड़ता है, ठीक है। समझना तो पड़ता ही है, समझ लेने से हम उसको भूलते नहीं हैं, अन्यथा जो है ज्यादातर हमको क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। ये एक एक नंबर आपको इसमें इकट्ठा किसी एक प्रश्न को बना देंगे तो 10 नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कितने प्रश्न रहते हैं देखो, संधि, समास, शब्दरूप, धातुरूप, अव्यय, प्रत्यय, प्रे, कितना चीज रहता है। तो सबको आप लोग धैर्य के साथ पढ़ना है और पूरी तैयारी के साथ जाना है, और एक एक चीज को बनाना है, किसी में भी एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। इसको आप लोग याद कीजिएगा। एक एक चीज आप लोग याद करते जाएंगे ना, तो आप अपनी झोली में रखते जाइए। आपने संख्यावाची याद कर लिया, आपका पूर्णांक कितना हो गया, 73 हो गया। आप छोड़िए कि 75 नंबर का पूर्णांक भी बचा हुआ है। आपने निबंध याद कर लिया तो 6 नंबर का आ गया, तो आपका कितना हो गया, ये तो पूर्णांक कम हो गया। इसको इतना कम करते जाइए कि लास्ट में ये शून्य हो जाए। इतनी की तैयारी हमने कर ली। आप मान लीजिए 4 निबंध याद कर लिए, 6 नंबर का तैयारी हो गया, आपका पूर्णांक कितना हो गया, 69 हो गया। आपने श्लोक याद कर लिया, मान लो 4 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, तो आप जो है इस पूर्णांक में रोज प्राप्तांक को जोड़ते जाइए। आप घर में एक अंक सूची बना लो, अपनी अंक सूची बनाइए घर में आप लोग, ठीक है। ये आपका जो ब्लूप्रिंट है प्रश्न पत्र, उसको देखिए और घर में अपनी अंक सूची बनाइए, वहां पर जोड़ते जाइए। निबंध का मेरा 6 नंबर हो गया, आवेदन पत्र का मेरा 4 नंबर हो गया, श्लोक का मेरा 4 नंबर का हो गया, संख्यावाची का 2 नंबर हो गया, और तब देखिए क्या बच रहा है। नहीं, मेरा तो उपपद विभक्ति बच गया है, तो क्यों बचा के रख रहे हो उसको भी याद कर लो। ऐसा आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के ये पूरे पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 संधि। संधि से आप लोगों का प्रश्न आएगा। प्रश्न क्रमांक 3 संधि से आप लोगों को बता दें, संधि में आप लोगों का इस वर्ष सिर्फ व्यंजन संधि पढ़ना है, लिख लीजिए। आपके पाठ्यक्रम में विसर्ग संधि भी है ना, मतलब पुस्तक में है, इस वर्ष विसर्ग संधि आपको पढ़ना नहीं है। विसर्ग संधि में से प्रश्न इस वर्ष नहीं आएंगे, किसमें से आएगा, व्यंजन संधि से। पूरा का पूरा पढ़ लीजिए आप लोग, जो उदाहरण दिया हुआ है, जो अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, पूरा बना लीजिए। उसको आप जब सूची बनाएंगे ना, तो 2 पेज से ज्यादा नहीं होगा, वो 2 पेज में लिख लीजिए, ठीक है। फिर एक एक करके याद करते जाइए। जो याद हो जाएगा ना, एक तरीका आप लोग और क्या अपनाएंगे देखिए, जो भी प्रश्न, जो भी संधि, जो भी समास आपका याद हो जाएगा, उसको एक एक चिन्ह लगा देना इस प्रकार से। यह चिन्ह आपको ये आभास दिलाएगा कि मैंने इस चीज को पढ़ लिया है, ठीक है। और जिसमें चिन्ह नहीं लगा होगा, फिर आपको पता चल जाएगा, अरे मेरा तो ये बचा हुआ है, इसको मेरे को पढ़ना है, ऐसा होगा ना।
तो फिर क्या करेंगे, इस प्रकार से आपको ये एक चिन्ह लगाते जाइए, लाल रंग से, हरा रंग से स्याही पकड़ लीजिए, जिसको आपने याद किया चिन्हांकित करते जाइए, और जो बचा रहेगा उसको चुन चुन करके उसको आपको तैयारी करना है। एक एक चीज को खोजना है, क्या बचा है, क्या हो गया वो मतलब क्या बचा है, उसको आपको खोज खोज करके याद करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रकृति प्रत्यय पृथक कीजिए। प्रत्यय, प्रत्यय आप लोगों के पुस्तक में कृदंत प्रत्यय दिया हुआ है, तद्धित प्रत्यय दिया हुआ है। इस वर्ष आपका सिर्फ तद्धित प्रत्यय से आएगा। तद्धित प्रत्यय कभी कभी आप लोग छोड़ देते हो, कठिन लगता है आप लोगों को, कुछ कठिन नहीं है वहां पर। आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो गुरुत्वम त्व प्रत्यय, लघुत्वम त्व प्रत्यय, गुरुता तल प्रत्यय, बाल से बाला बना टाप प्रत्यय, देवी ऋ प्रत्यय, इस प्रकार से आप जान जाएंगे एक एक चीज को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो। लेकिन आप इसका एक सूची बना लीजिए कि संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है। ठीक है, तो प्रत्यय आपका कौन कौन सा प्रत्यय है, त्व प्रत्यय लिख लो, त्व प्रत्यय, तल प्रत्यय, ठक प्रत्यय और टाप प्रत्यय, इप प्रत्यय। ठक प्रत्यय क्या होता है, सामाजिक होता है ना, सामाजिक, एक शेष बचा है तो ठक प्रत्यय, क्या कठिन है, कुछ कठिन नहीं है, आप उसको एक बार पढ़ो तो सही। सबसे सरल तो ये व्याकरण रहता है, भले पाठ याद करना कठिन है, व्याकरण कुछ भी नहीं है। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 5, उपसर्ग। उपसर्ग आपके पाठ्य पुस्तक में देखना, पृष्ठ क्रमांक आपका 162, 163, 164 में दिया हुआ है, 22 उपसर्ग दिए हुए हैं। उपसर्ग में से शब्द बनाना और जो शब्द रहते हैं उनमें से उपसर्ग और धातु को अलग करना, ये परीक्षा में पूछता है। ठीक है, ये भी आप लोग छोड़ देते हो, जिसकी वजह से सारे के सारे बच्चे 70 नंबर तो ले आते हैं, 75 नंबर तक नहीं पहुंच पाते। इस उपसर्ग को भी आप लोग टारगेट बना कर रखिएगा, इसको भी आपको पढ़ना है। मात्र 22 उपसर्ग दिए हुए हैं, वो आप लोग पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बार बार उसको अभ्यास कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 6, धातु रूप। धातु रूप में कुछ भी कटौती नहीं हुआ है, जो आपके पुस्तक में जितने दिए हुए ना वो सब है, वैसे सब है, बोलने से भी ज्यादा धातु रूप आप लोगों का नहीं है। यहाँ पर 4, 4, 8, 9 धातु आपका दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए, परस्मय पद में आपको याद करना पड़ेगा, जो धातु परस्मय पद में आता है, जो धातु आत्मनेय पद में आता है आत्मनेय पद में याद करना पड़ेगा। कुछ धातुएं आपके उभय पद में भी आते हैं, कथ धातु, भक्ष धातु, उसको आपको दोनों में याद करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा आप लोगों के लिए कठिन हो सकता है, यदि आपने पूर्व कक्षाओं में धातु रूप के सूत्रों को याद नहीं किए हैं तब तो थोड़ा आपको कठिन जाएगा। और यदि आपने 9th क्लास में थोड़ा याद कर लिया है तो सूत्र तो वही रहते हैं, धातुएं बदलती रहती है, उन धातुओं के साथ सूत्रों को आपको जोड़ना है। लेकिन आपको परस्मय पद का भी याद करना पड़ेगा, आत्मनेय पद का भी याद करना पड़ेगा, और इसको आप लोग को गंभीरता से सोचना है, याद करना ही है, मत छोड़िएगा। शब्द रूप, धातु रूप और उपपद विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, ये 5 चीज आप लोग अच्छे से पढ़ लिए तो यहाँ तक आप पहुंच जाए। ठीक है, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, उपसर्ग, उपपद विभक्ति मत छोड़िएगा। ये दिखने में कठिन लगता है, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे सरल यही होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, समास। समास में से आप लोगों का 3 नंबर का आएगा। समास में से वैकल्पिक प्रश्न में नहीं पूछेगा, समास का सीधा सीधा 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 3 ही दिया रहेगा और तीनों को बनाना है। संस्कृत में आजकल थोड़ा सा कठिन ये हो जा रहा है कि संधि हो, समास हो, शब्द रूप हो, धातु रूप अथवा नहीं रहता है। मान लीजिए 3 दिया हुआ है तो 3 ही बनाना है। 3 नंबर से कम के जितने भी प्रश्न होते हैं उसमें हम अथवा नहीं खोज सकते। अगर आप लोग सोचेंगे कि मैं धातु रूप जो 9 दिया हुआ है 7 को याद कर लेता हूं तो मेरा बन जाएगा, तो वो 8वां और 9वां पूछ देगा, फिर कैसे होगा, अथवा तो रहता नहीं है। इसलिए इन चीजों में आप लोग है किसी को मत छोड़िएगा, पूरा का पूरा याद करेंगे। वो जो आप याद करेंगे वही तो दूसरे बच्चों से आपको अलग करेगा, अन्यथा उनमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसको धातु रूप को भी याद कीजिएगा। समास देखिए, समास आप लोगों का द्विगु समास लिख लो, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। बाकी समास नहीं है इस वर्ष। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष
ये नहीं है कोर्स में आप लोग का इस वर्ष द्विगु द्वंद्व बहुब्रीहि। द्विगु माने संख्यावाची, द्वंद्व माने दोनों बराबर, बहुब्रीहि माने अन्य पद जो है प्रधान हो जाता है। आप लोग जानते हैं, इसको हम आगे नहीं करेंगे। 115, 16, 17, 18 पृष्ठ में दिया हुआ है, इसमें ध्यान रखना। जो दिया हुआ है वो तो ठीक है, जो प्रश्न के उत्तर में भी दिया हुआ है ना, उसको भी आप लोग बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में। याद करने से काम नहीं चलने वाला है, कोई भी चीज लिखना पड़ेगा, आप लोग अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8। ये प्रश्न क्रमांक 8 में देखिए 3 चीजें हैं, लिख लो उसको। अनुवाद, अशुद्धि संशोधनम, वाच्य पहचान। अनुवाद, अशुद्धि संशोधनम या शुद्ध करने वाला, और वाच्य पहचान। ये किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकता है। प्रायः क्या करते हैं, 3 संस्कृत का वाक्य दिया रहेगा या 3 हिंदी का वाक्य दिया रहेगा, उसको संस्कृत में अनुवाद करना है, या संस्कृत का दिया रहेगा तो हिंदी में अनुवाद करना है। अगर ऐसा आएगा तो याद रखिएगा, एक अनुवाद आपका पाठ्य पुस्तक से रहेगा। पाठ्य पुस्तक मतलब जो पाठ है ना, जो 8 पाठ दिए हुए हैं, 8 पाठ के पीछे में देखना आपका अनुवाद दिया रहता है ना, उसमें से एक आएगा, और 2 आप लोगों का उपपद विभक्ति और अनुवाद प्रकरण से आएगा। अगर अनुवाद आएगा तो, अथवा क्या आ सकता है, देखिए अशुद्धि संशोधन वाला भी प्रकरण आपका है। देखना आपको पृष्ठ क्रमांक जो है 169, 70, 71 पृष्ठ में दिया हुआ है, अशुद्धि शुद्ध कीजिए करके। ये शुद्ध वाला हम कैसे जानते हैं, अगर हम धातु रूप पढ़े हैं, अगर हम शत्रु पढ़े हैं, तब तो हम शुद्ध अशुद्ध को पहचान सकते हैं। जैसे अहम पठती, अहम पठती तो नहीं होगा, अहम पठामी, बस इतना तो करना है। तो ये चीजें जो है यदि आप लोग समझे रहेंगे तो अशुद्धि को शुद्ध आप लोग कर सकते हैं। और तीसरा एक प्रश्न क्या पूछ सकता है इसमें, तीनों में से कोई एक पूछेगा, तीनों का नहीं पूछेगा, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। वाच्य पहचानना, वाच्य पहचानना सरल है, वाच्य परिवर्तन हो सकता है कि थोड़ा कठिन होकर के, वाच्य पहचानना सरल है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमुख, ठीक है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग बताने का तो समय नहीं है, लेकिन वाच्य पहचानना सरल है। जब आप अपने पाठ्य पुस्तक के वाच्य के उदाहरण को देखेंगे ना, तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 नंबर का प्रश्न के लिए अनुवाद को देखना है, वाच्य पहचानना देखना है, और शुद्ध अशुद्ध वाले को देख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न क्रमांक 8 के लिए। प्रश्न क्रमांक 9 लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 और 10 दोनों अनुवाद, गद्यांश का हिंदी अनुवाद, उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। गद्यांश का हिंदी अनुवाद मतलब आपका 6 पाठ दिया हुआ है। कौन कौन सा 6 पाठ है, वार्तालापः, विलासा, स्वामी आत्मानंदः, परिवार लघु एवं वरम, विचित्रः साक्षी, यात्रा मंगलम प्रति। हर पाठ से एक गद्यांश आएगा, हर पाठ से एक गद्यांश आएगा, लेकिन आपके सेट में 2 ही गद्यांश रहेगा। ये भी बड़ा विचित्र है, 6 गद्यांश आएगा लेकिन आपके में 2 रहेगा, क्योंकि 3 सेट में आपका प्रश्न पत्र रहता है ना, 3 सेट में आपका प्रश्न पत्र रहेगा, तो 6 के 6 पाठ में से एक एक गद्यांश आएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि आपके में कौन सा आएगा, तो कैसे करें उसके लिए। 1 पाठ पढ़ें क्या, 2 पाठ पढ़ें क्या, 3 पढ़ें क्या, 4 पढ़ें क्या, नहीं, कितना पढ़ना है, पूरे 6 के 6 पढ़ना है, और पूरा का पूरा पढ़ना है। जो आपको कठिन लग रहा है वो भी पढ़ना है, जो सरल लग रहा है उसको ही पढ़ना है, तभी तो हम 75 नंबर लाएंगे। ठीक है, 6 पाठ को अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए। 1-2 पाठ आपको कठिन लग सकता है, लेकिन जब आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे उसके अनुवाद को, तो वो कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, और इसमें आपका अथवा भी नहीं रहता है, इसलिए आपको इसका रिस्क नहीं ले सकते, आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 11 और 12, प्रश्न क्रमांक 11 और 12 आपका दोनों देखिए श्लोक का है। श्लोक का अर्थ, प्रश्न क्रमांक 11 और 12 श्लोक का अर्थ, ये भी वही स्थिति है, लेकिन यहाँ पर देखिए अच्छी बात क्या है, कुल बचा 2 श्लोक पाठ, कुल 2 श्लोक पाठ बचा। कौन कौन सा बताइए, बिल्कुल सही, यक्ष दृष्टि संवाद पंचमः पाठ और सुभाषितानि सप्तमः पाठ। थोड़ा सा अभ्यर्थना को भी याद करें, वैसे दिया नहीं है आपके सिलेबस में से, लेकिन उसको आप लोग 4 जो अर्थ दिए हुए ना शुरू में, उसके अर्थ को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, यक्ष दृष्टि संवाद का 10 श्लोक, जिसमें 5 श्लोक प्रश्न के रूप में है और नीचे में उसका उत्तर है। इस पाठ को आप लोग बढ़िया से याद कर लेना। कभी कभी इन पाठ के श्लोक में से खाली स्थान वाला प्रश्न पूछता है, सही संबंध जोड़ो वाला प्रश्न पूछता है, ये महत्वपूर्ण पाठ है। सुभाषितानि पाठ में से
आपका एक अर्थ आएगा निश्चित है, और यक्ष वाले पार्ट से भी आएगा, वो भी निश्चित है, क्योंकि दो पार्ट तो कुल बचा ना, दो पार्ट कुल बचा और दो श्लोक कुल आएगा। तो आपका पंचमा पाठ में 10 श्लोक, सप्तमा पाठ में 10 श्लोक और चार आपका श्लोक अभ्यर्थना से, और 3 आपका श्लोक और है आत्मानंद वाले पाठ में से 2 श्लोक दिया हुआ है ना, और विचित्र साक्षी के आखिरी में एक श्लोक दिया हुआ है, उसका भी अर्थ आप लोग अपनी कॉपी में लिख लिए रहना। हो सकता है पूछ दे तब कैसे होगा, उसका अर्थ भी आपको याद करना। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 और 14, प्रश्न क्रमांक 13 और 14। अब जो प्रश्न आएंगे वो सुविधा है, वो प्रश्न क्या है, उसमें अथवा रहेंगे। अथवा रहेंगे मतलब आप छांट सकते हैं। प्रश्न का उत्तर देखिए, प्रश्न क्रमांक 13 और 14, इसमें क्या रहता है, प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए और प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, और कितना, कोई 4 ऐसा रहता है तो अच्छा लगता है ना, कोई 4 मतलब तो नहीं बन रहा है तो छोड़ सकते हैं, या वो ठीक से नहीं बन रहा है तो छोड़ सकते हैं। हमारे पास जो है क्या है, विकल्प रहते हैं कि जो हमसे सबसे बढ़िया बन रहा है हम उसको बनाएं। तो आपके पाठ्य पुस्तक में क्या दिया है, प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में ज्यादा दिया हुआ है, उसको आप लोग हिंदी में भी अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि कौन सा प्रश्न का उत्तर हिंदी में लिखना है और किस प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखना है ये नहीं कर सकते। तो और कुल प्रश्न उत्तर जानते हो कितना है, आश्चर्य होगा आपको का कुल प्रश्न का उत्तर में उसे गिन रहा था, कुल 50 प्रश्न है, कुल 50 प्रश्न, उसमें से 10 प्रश्न तो आपका आखिरी पाठ में है, यात्रा मंगलम प्रति वाले। तो 50 प्रश्न का उत्तर क्या चीज है याद करने के लिए, और कैसा प्रश्न रहता है, कितना छोटा सा रहता है, वो आपके नाम से छोटा रहता है। किसी के नाम मान लो लंबा होगा ना, तो उतने में तो 3 प्रश्न का उत्तर याद हो जाएगा ना, रणधीराय किम रोचते भ्रमणम रोचते, एक शब्द होता है, ऐसे होता है ना। 1-2 प्रश्न का उत्तर ऐसा हो सकता है जिसमें 3-4 शब्द आ जाए, उसी को आपको टारगेट करना है, याद करना है, और एक भी प्रश्न का उत्तर आप लोग मत छोड़ना। क्यों पता है, क्योंकि कभी कभी इस 50 प्रश्न के अलावा अपने तरीके से प्रश्न बना करके पूछ दिया जाता है, तो वो कब काम आएगा आप लोगों को, कोई चार, तो आप सबको याद किए रहेंगे ना, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। इसलिए इस 50 प्रश्न को उत्तर को आज आप लोग याद कर लेना, कल तक का इंतजार मत करना। ये प्रश्न का उत्तर आज याद कर लीजिए, ये आपका 8 नंबर का आता है, 75 में आप 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 67। आपका पूर्णांक तो 67, ऐसे धीरे धीरे पूर्णांक आपका कम होते जाएगा, शून्य हो जाएगा, 7 दिन में शून्य हो जाएगा आपका, अगर आप तैयारी करना शुरू करेंगे। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे हैं ना, ठीक है। चलिए अगला चीज, प्रश्न क्रमांक 15, 4 सुक्तियां लिखिए, 4 सुक्तियां आपको अपने मन से लिखना है, लेकिन वह सुक्ति आपके पाठ्य पुस्तक से होना चाहिए। आपके पाठ्य पुस्तक से 4 सुक्ति आपको लिखना है। सुक्ति की तैयारी आप लोग 6-7 सुक्ति याद कर लीजिए, और हाँ अर्थ के साथ याद कीजिएगा। कभी कभी क्या करता है, सुक्ति को अर्थ सहित लिखिए करके भी दे देता है, तो इसके लिए सुक्ति का प्रश्न दिया रहेगा ना, प्रश्न को पहले पढ़ना बढ़िया से, क्योंकि देखिए पिछले 2-3 वर्षों से प्रश्न पत्र का जो फॉर्मेट है ना, वो संस्कृत तो संस्कृत रहता है, पहले हिंदी रहता था कि अपने पाठ्य पुस्तक से सुक्ति लिखिए, श्लोक लिखिए, वो संस्कृत में आजकल दिया रहता है। एक बार उसको पढ़ना, 4 सुक्ति दिया हुआ है कि 5 सुक्ति बोल रहा है कि 3 दिया है, वैसे 4 सुक्ति ही लिखने के लिए आएगा। इस सुक्ति की और श्लोक लिख लीजिए, प्रश्न क्रमांक अगला एक श्लोक भी लिख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 16 कर सकते हैं, दूसरा क्रमांक कर सकते हैं, ये आपका होगा श्लोक का। कितना श्लोक लिखने का रहता है, 2 श्लोक। आपको याद कितना करना है, कम से कम 3 या 4 याद कर लीजिए। क्यों, क्योंकि आपको वे श्लोक लिखने हैं जो आपके प्रश्न पत्र में ना हो। यदि प्रश्न पत्र में रहेगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। और श्लोक में, सुक्ति में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। नंबर कैसे नहीं कटेगा बताइए, जब आप लिख करके अभ्यास करेंगे तब। आपने सुभाषितानी पाठ में 10 श्लोक दिया हो ना, 10 श्लोक आप याद कर लिए, लेकिन आपको 2 सही लिखना नहीं आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं होगा उसका। होगा क्या, आपकी परीक्षा कैसी होती है, लिखित परीक्षा होती है। आपने 2 श्लोक सही लिख लिए जिसमें एक भी मात्रिक त्रुटि नहीं है, तो फिर आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे ना। तो आपको याद करने के साथ साथ क्या करना है, उसको
बार बार लिखना है और अपने सहेली से या अपने घर में जो बड़े होंगे उनसे जांच करवा। ये तरीका है ये श्लोक और सूक्ति और निबंध याद करना लिखने का। ठीक है, तो ऐसा आप लोग करेंगे, ऐसा आप लोग करेंगे तो आपका नंबर फिर कुछ भी एक भी नंबर नहीं कटेगा और नहीं कटना चाहिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका है आवेदन पत्र, पत्र लेखन। पत्र लेखन में दो तरह के पत्र लेखन आते हैं। एक पत्र लेखन रहता है कि आप जो है आवेदन पत्र लिखिए अवकाश के लिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए या शुल्क मुक्ति के लिए, ये हो गया। और दूसरा क्या रहता है देखिए फॉर्मेट, एक आवेदन पत्र दिया रहता है प्रश्न पत्र में। जानते हैं आप लोग प्रश्न पत्र देखे हैं नहीं देखे हैं? आदर्श प्रश्न पत्र है कि नहीं है? नहीं है तो आज आप उसकी फोटोकॉपी करवा लीजिए या फिर उसको लिख लीजिए। यदि आपके पास इस तरह का प्रश्न पत्र एक सेट नहीं रहेगा तो आप कभी भी परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते। आपको पता भी तो चलना चाहिए ना कि परीक्षा में क्या क्या आता है और आपने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या बचा हुआ है। तो आवेदन पत्र का दूसरा जो फॉर्मेट रहता है उसमें क्या रहता है, एक आवेदन पत्र दिया रहता है और उस आवेदन पत्र में बीच बीच में छोड़ देता है, जैसे प्रति प्राचार्य महोदय, तो प्राचार्य को छोड़ देगा। तो जहां जहां खाली स्थान बना करके वह छोड़ा रहता है वो ऊपर में मंजूषा करके रहता है, मंजूषा उसमें वहां पर दिया रहता है। और अगर आपने आवेदन पत्र को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आप जान सकते हैं प्राचार्य महोदय, अगर खाली स्थान दिया तो आप महोदय को लाकर भर सकते हैं ना, प्राचार्य को लाकर के भर सकते हैं। ये सब कैसे होगा, अभ्यास करने से होगा। तो आप लोग अभ्यास इसका कीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश इसका मतलब क्या होता है, ऐसा गद्यांश जिसको हमने नहीं पढ़ा है, ऐसे गद्यांश से प्रश्न आते हैं। इसमें भी देखिए अथवा रहता है, पहला एक प्रश्न रहता है सारांश लिखिए और दूसरा क्या रहता है शीर्षक लिखिए। शीर्षक का मतलब होता है किसके बारे में कहा गया, वो शीर्षक छोटा होता है और सारांश उसका सार अंश होता है। इसके अथवा में एक प्रश्न रहता है, 4 प्रश्न, जिसमें जो 2 प्रश्न रहते हैं ना, वो 2 प्रश्न क्या रहते हैं देखिए, 2 प्रश्न आप लोगों का उस विषय वस्तु से रहता है और जो 2 नंबर का और प्रश्न रहता है वो फिर व्याकरण से रहता है। व्याकरण सब जगह आ जाता है, व्याकरण को तो हम लोग छोड़ ही नहीं सकते। अपठित गद्यांश में भी आता है, तो क्या आता है देखिए, आप लोग लिख लीजिए उसको कि अपठित गद्यांश में जो व्याकरण का प्रश्न आता है वो 2 व्याकरण के प्रश्न कैसे आते हैं। पर्यायवाची पूछ देगा, किसी एक शब्द का पर्यायवाची, और वह पर्यायवाची उसी अपठित गद्यांश में रहता है, याद रखिएगा। उसके लिए आपको अपने से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसी में दिया रहता है। अपठित गद्यांश वैकल्पिक प्रश्न की तरह होता है, उसके जो भी प्रश्न दिए रहते हैं उस अपठित गद्यांश में उसका उत्तर रहता है। नंबर 1 लिखिए पर्यायवाची या समानार्थक, दोनों की चीज है। नंबर 2 विलोम पद पूछ देता है। नंबर 3 विशेषण विशेष्य, ये प्रायः आता है विशेषण विशेष्य। और इसमें आपको थोड़ा सा हम बता दें कि पूर्व पद जो होता है अधिकांशतः उदाहरणों में विशेषण होता है और बाद वाला विशेष्य होता है, लेकिन कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। लेकिन पूर्व पद अधिकांशतः क्या रहता है, विशेषण, और बाद वाला विशेष्य। जानते हो ना विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास में होता है ना, ये काला सांप कृष्ण सर्प होता है ना ऐसे, वो ठीक है। वो यदि आप समझ गए हैं ना कर्मधारय समास, वैसे आपके कोर्स में नहीं है कर्मधारय समास, लेकिन कर्मधारय समास में आपका रहता है ना विशेषण विशेष्य। तो देखिए वो यहाँ पर आया कि नहीं आया, आया ना। तो व्याकरण जो है सब जगह है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। उसके बाद लिखिए कर्तृपद। कर्तृपद जानते हो ना, कर्तृपद मतलब कर्ता कौन सा है, जैसे रामः पुस्तकम पठति, कर्तृपद कौन सा होगा, राम, बिल्कुल सही। और क्रियापद कौन सा है, पठति, धातु वाला पठति क्रियापद है, और कर्तृपद कौन सा है, रामः। तो ऐसा आप लोगों के अपठित गद्यांश में कोई वाक्य दिया रहेगा तो उसको आपको पहचानना है। अधिकांशतः वाक्य का शुरू वाला पद कर्तृपद रहता है और आखिरी वाला पद क्या रहेगा, क्रियापद रहता है। गद्यांश में तो ऐसा रहता ही रहता है। तो कर्तृपद पूछ देता है, क्रियापद पूछ देता है, और क्या पूछेगा, अव्यय। अव्यय जानते हैं ना आप लोग, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, यथा, उसमें हम कुछ नहीं जोड़ सकते, कुछ काट नहीं सकते, अव्यय पद, ठीक है। अव्यय पहचानिए करके पूछ देता है, या फिर क्या कर देगा, एक वाक्य दे देगा और कहेगा कि इस वाक्य में कौन सा पद अव्यय है।
तो अपव्यय के लिए आप लोग क्या करेंगे, आपका अपव्यय वाला एक प्रकरण है बकायदा, आपको पुस्तक में देखना, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। अपव्यय से भी वैकल्पिक प्रश्न में भी आएगा और अपठित गद्यांश में भी आएगा। तो अपठित गद्यांश में तो अपठित गद्यांश से आएगा, लेकिन अपव्यय को आप पढ़े रहेंगे ना, तो अपव्यय से आपका जो है वो 2 नंबर का प्रश्न लगभग आता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप, जहाँ यदा तदा अत्र तत्र सर्वत्र कुत्र ऐसा रहता है ना, वो सब को एक बार पढ़ लेना, उस शब्दों को पढ़ना, उसके शाब्दिक अर्थ को पढ़ना और वाक्यों को एक बार देख लिए रहना। फिर आप क्या करोगे, समझ जाओगे कि वहां पे उस वाक्य में कौन सा जो है अव्यय पद है। अव्यय पदों को पहचानना जरूरी है। फिर मेरे ख्याल से आपका प्रश्न जो पूछेगा परीक्षा में उसको आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का सर्वनाम पद। सर्वनाम पद, सर्वनाम पद मतलब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, है ना, होते हैं ना। मान लो दिया उसका, उसके, वह, तो ये उसका, उसके किसके बारे में कहता है ना, तो संज्ञा पद माने यह किसका सर्वनाम है ऐसा पूछता है, तो वो भी आप लोग पढ़े होंगे, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछता है। उसके बाद श्लोक आपको बता दिए। अंतिम आपका रहता है निबंध। निबंध 6 नंबर का। संस्कृत में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसमें आपको इकट्ठा 6 नंबर मिल जाए और वो आप अपने मन से लिखोगे। अपने मन से लिखोगे करने का मतलब यह वहां पर दिया रहता है किस विषय में लिखना है करके, लेकिन देखिए 4 निबंध आप लोगों को याद करना है, लिख लीजिए 4 निबंध। सदाचारः, नंबर 2 मम प्रिय कवि या महाकवि कालिदासः, छत्तीसगढ़ प्रदेशम और बीटा। ये 4 निबंध आप लोग याद कर लीजिए। अब यहाँ पर फिर आप लोग हिसाब किताब मत लगाना कि मैं 2 याद कर लिया हूं तो मेरा हो जाएगा, नहीं आएगा तब कैसे करोगे। आप तो 75 नंबर के लिए जा रहे हो ना, हर बच्चे को जाना चाहिए 75 नंबर के लिए। आप जाएंगे हर बच्चे को जाना चाहिए। और निबंध जो है बहुत बहुत बड़ी चीज होती है भाषा वाले विषयों में। जब आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो आप सबसे पहले निबंध देखते हो ना, निबंध देखते हो ना कि नहीं देखते हो। हिंदी हो, अंग्रेजी हो या संस्कृत हो, हम निबंध देखते हैं ना, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर हमारे निबंध में रहता है। और अगर हमारा निबंध आ गया, मतलब हमारा याद किया हुआ आ गया, तो हम जो है थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं कि हमारा निबंध आ गया है। और निबंध नहीं आने की स्थिति में फिर बेचैनी बढ़ जाती है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए उस स्थिति से आपको यदि बचना है तो आप निबंध याद करके जाइए, पूरी तैयारी के साथ आप परीक्षा कक्ष में जाइए, आपको कुछ नहीं लगेगा। आपको देखिए 9th क्लास में आप परीक्षा नहीं दिए पिछले साल, 10वीं कक्षा में भी आप लोगों का तिमाही अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा नहीं हुआ, भले आप लोगों ने बोर्ड का असाइनमेंट लिखा, मतलब आप लोग लगभग साल भर से एक भी परीक्षा नहीं दिए ना। तो परीक्षा से डर भी लगता होगा, बोर्ड परीक्षा, 10वीं बोर्ड परीक्षा, कुछ नहीं है बोर्ड परीक्षा। जब आपको हमने इतना सारा चीज बता दिया, आपने 4 निबंध याद कर लिया, 50 प्रश्न का उत्तर याद कर लिए, आप शब्द जानते हैं, धातु रूप जानते हैं, उपपद विभक्ति जानते हैं, तो परीक्षा तो बढ़िया चीज है ना। फिर परीक्षा तो बढ़िया चीज है ना, परीक्षा बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ। आप साल भर पढ़े, अभी पढ़े, ठीक है ना, परीक्षा बढ़िया चीज हुआ कि नहीं हुआ। आपको अपनी प्रतिभा को बताने का अवसर दे रहा है परीक्षा। साल भर पढ़े, मान लो आप 5 साल पढ़ रहे हो और 6वें साल भी पढ़ रहे हो, मजा आएगा क्या, नहीं आएगा ना। आपने साल भर पढ़ा, फिर आपने जो पढ़ा अपनी प्रतिभा को बताने का अवसर परीक्षा दे रहा है ना, तो परीक्षा का आप लोग इंतजार कीजिए कि कब परीक्षा हो संस्कृत का, तो मैं सारे के सारे प्रश्न के उत्तर को हल कर लूं और पूरे के पूरे 75 नंबर अपनी झोली में रख लूं। आज से आप लोग अनुसूची बना लीजिए, अनुसूची बनाइए, सपने देखिए, कभी पूरे होना, सपने देखिए और उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। और मैं आपको बता दूं, ये 75 नंबर आता है ना, किसी किसी का आया है ना, तो जब किसी किसी का आ सकता है तो आप तक क्यों नहीं आ सकता। तो इस वर्ष आपका है, इस वर्ष जो है आपके नाम है, ये 75 नंबर और 25 100। इस बार के अनुसूची में आपको संस्कृत में 100 नंबर मिलेगा। लाओगे आप लोग, लाओगे तो मेरे को जरूर बताओ। सबसे ज्यादा खुशी हम लोगों को होगी जो हम लोग जुड़े हुए हैं आपके इस क्लास से, तो हम लोगों को से बहुत खुशी होती है।
ठीक है। तो आप 75 नंबर लाइए, शुभकामनाएं हैं, ठीक है। जितना हो सकता था हमने एक कालखंड में बताया। यदि कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पूछिएगा, मोबाइल के माध्यम से हम लोग बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मगर मेहनत कीजिए, कोई शॉर्टकट नहीं है 100 नंबर का, सिर्फ मेहनत, ठीक है।